हेलो एवरीवन। सो अपने लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था सेट के, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था अपने पास कि जब हमने दो सेट को मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या आउटकम आए थे, एलिमेंट कैसे आए थे, जिसको समझने के लिए हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था, जिसके जो एलिमेंट थे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आए थे, ए कॉमा बी। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला था? बिकॉज उसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस था कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता था, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता था। नाउ अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक मेजर एप्लीकेशन है रिलेशन। समझना, एज द वर्ड सजेस्ट, रिलेट। ठीक है, जब भी हम लोग दो सेट के कुछ एलिमेंट के बीच में कुछ रिलेशन देखते हैं, सो हम इस टर्म को यूज करेंगे। नाउ सिंपल सा आपसे एक चीज पूछता हूं, लेट अस से मेरे पास एक ए सेट है विच इज 1 2 3 4। नेक्स्ट इज मेरे पास बी सेट है, सपोज ए बी एंड सी। अब हमको ये पता है कि जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, तो लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं इसको ऑलरेडी हम लोग कि जब ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे तो ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो बाय डिफॉल्ट ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट वुड बी 12, 12 एलिमेंट हो जाएंगे। बट अब मैं पूरे ए क्रॉस बी से मुझे मतलब नहीं, मुझे डिफाइन करना है रिलेशन। तो सपोज करो मुझे एक आर वैल्यू दे रखा है, इस आर को ही हम रिलेशन बोलते हैं, रिलेशन डिनोट करते हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 ए 2 सी 4 बी। अब इससे आप क्या बोल सकते हो? तो समझना, ये जो आर है ये पूरा ए क्रॉस बी तो नहीं है, पर ए क्रॉस बी की कुछ एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। जैसे अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसको तो 1 2 एंड 4 ये जो पहले एलिमेंट है ये सब सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। सेकेंडली ए सी एंड बी ये एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या आई कैन से कि जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो मेरा ए क्रॉस बी के अंदर टोटल जो 12 एलिमेंट्स बनने वाले हैं, उन 12 में से ये 3 एलिमेंट अपने पास में दिखेंगे अपने को। सो क्या मैं ऐसा डिफाइन कर सकता हूं कि जब भी आपके पास दो सेट दिए हैं, ऑब्वियसली कीप इन माइंड इट शुड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट। जब भी आपको दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं तो उसके क्रॉस, दैट इज उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट होगा दैट कुड बी अ रिलेशन। आपको वही दिख रहा होगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ए क्रॉस बी तो मुझे 12 एलिमेंट मिलने वाले थे, बट सारे 12 नहीं, मैं सिर्फ इन 3 को ही अगर दे रखा था तो ये इसका सबसेट बोल सकता हूं। और यहीं से आता है अपना रिलेशन का डेफिनेशन जो लिखा है मैंने, अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हो सकता है, नॉट नेसेसरी जो मैंने लिखा है वही, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है अपने पास। सिमिलरली इसी को एक चीज और भी बोल सकता हूं, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसको हम बोलेंगे रिलेशन। बेसिकली एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें एक चीज समझना इंपॉर्टेंट क्या है कि जब रिलेशन आप लिखते हो तो यहां पे आपको इस तरीके से सिंबल यूज करना पड़ता है ना। ये सिंबल क्या डिनोट करता है? सबसे पहले दिस आर डिनोट्स कि ये आपका क्या है, एक रिलेशन है। ऑब्वियसली अगर रिलेशन है तो दो एलिमेंट होंगे और आपका आंसर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा। दिस ए, ये ए डिनोट करता है कि आपका जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां से आएगा, वो आएगा अपने पास ए सेट से। सिमिलरली दिस बी, दिस डिनोट कि ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट जो है दिस शुड बी फ्रॉम सेट बी, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम बी। और इसी को हम रीड करते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सो इस तरीके से हमने रिलेशन का एक बेसिक ओवरव्यू देखा। ठीक है, अब रिलेशन से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको समझ लेते हैं। सो किसी भी रिलेशन में दो टर्म का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, दैट इज डोमेन एंड रेंज। अब दोनों को समझते हैं क्या? समझने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको देखना उसका और भी आसान हो जाए। लेट अस से मैंने एक सेट दिया है व्हिच इज सेट ए with the elements 2 3 5। Similarly मैंने एक सेट B बोल रखा है with the elements 4 7 8 and 10। ठीक है, नाउ अब मुझे करना क्या है, मुझे एक रिलेशन डिफाइन करना है और रिलेशन है A to B। ठीक है, रिलेशन है A to B। रिलेशन है क्या वो समझना, रिलेशन फ्रॉम A to B था। नाउ रिलेशन जो मुझे दिया है वो कुछ ऐसा दे रखा है, A डिवाइड्स B, A डिवाइड्स B, जहां पे जो A है वो बिलोंग करता है सेट A को और जो B है वो बिलोंग करता है
सेट बी को। क्वेश्चन को समझना बस खाली, मैंने आपको दो सेट दिए थे, सेट ए इज 2 3 5, सेट बी इज 4 7 8 10। एक रिलेशन डिफाइन किया कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक, दैट इंडिकेट्स के पहला एलिमेंट ए में होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। और रिलेशन को कैसे डिवाइड कर रखा है कि जो ए डिफाइन कर रखा है कि जो ए एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए प्रॉपर्ली, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इस रिलेशन को ऑब्जर्व करूं तो आप देख के भी बोल सकते हो यहाँ पे कि इसका आंसर क्या क्या रहेगा। नाउ ये 2 जो है ये इनमें से किस किस को डिवाइड करेगा, तो 2 इस 4 को डिवाइड कर देगा, 8 को भी डिवाइड करेगा, 10 को भी करेगा। सो जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो मेरा रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट रिलेशन 2,4, सेकेंड रिलेशन 2,8, थर्ड रिलेशन 2,10। एक तो ये होगा। नाउ ये 3 इनमें से किसी को भी डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं, इम्पॉसिबल, किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा। नाउ विल कम टू 5, 4 7 8 तीनों को डिवाइड नहीं करेगा बट 10 को डिवाइड कर देगा, तो इट शुड बी 5,10। ये बन गया अपना रिलेशन, ठीक है। ये मैंने आंसर कैसे निकाला, बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। नाउ आप समझना कि डोमेन रेंज क्या होता है अपने पास। सो जैसे कि हमने रिलेशन निकाला, ये जो एलिमेंट्स अपने को मिले हैं, नाउ इन एलिमेंट्स में डोमेन रेंज का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझोगे। डोमेन जनरली इस वर्ड का मीनिंग होता है इनपुट। इनपुट मतलब आपने क्या वैल्यू पुट किया था, और रेंज का मतलब रहेगा आउटपुट, उस वैल्यू को पुट करने का आपको क्या आंसर मिला। इसके बहुत सारे डेफिनेशन है, रिलेशन वाइज अगर जाएंगे तो इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जब भी कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो तो ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा 2 एलिमेंट होते हैं कॉमा के साथ, ए कॉमा बी, ठीक है। तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। और वही ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। लाइक मैं इस रिलेशन में आता हूँ, रिलेशन में अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट में क्या क्या दिख रहा है, तो एक तो मुझे 2 दिख रहा है, रिपीट हुआ है ऑब्वियसली बट मुझे एक बार ही काउंट करना है, एंड एक 5 दिख रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस रिलेशन के लिए इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ आर, वो होगा मेरे पास 2,5। सिमिलरली अब जैसे हमने इसको डिफाइन किया कि डोमेन क्या है, वही ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, वैसे ही रेंज क्या होगा, रेंज होगा उसी ऑर्डर्ड पेयर का आउटपुट, उसका सेकंड एलिमेंट, व्हिच इज 4 8 10। रिपीट हुआ तो हम लोग एक बार ही काउंट करेंगे। तो इस तरीके से मैं यहां पे इसका रेंज भी लिख देता हूं, रेंज ऑफ आर, तो ये होना चाहिए था 4 8 10। ये हो गया अपने पास रेंज। इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख रखा है, समझना। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो, डोमेन जो आपको मिला 2,5 वो कहां से आया, वो सेट ए से आया, अंडरस्टूड। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहां से आ रहा था, सेट ए से आ रहा था, और डोमेन भी फर्स्ट एलिमेंट देता है अपने को। दैट मींस मुझे सिंपल समझा कि हमेशा जो अपने पास डोमेन है या तो वो सेट ए होगा या फिर उसी का कोई सबसेट होगा हमेशा, ठीक है। सिमिलर इज द कांसेप्ट विद रेंज, कि रेंज अपने पास आता है सेकंड एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, सेट बी को, तो रेंज जो होगा वो या तो सेकंड एलिमेंट या सेकंड अपने पास जो सेट है उसका सबसेट होगा, या फिर वो पूरा सेट ही हो जाएगा अपने पास। उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखा है इसको समझ लो। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कोई भी रिलेशन डिफाइन कर रखा होगा आपको। द डोमेन ऑफ आर is the set of all those elements A belong to A, सभी उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो A सेट को बिलोंग करते हैं, such that A हमेशा क्या आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट। ये A कॉमा भी रिलेशन का पार्ट होगा और रिलेशन में A हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो उस सब के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे हमेशा, वो रहेगा अपने पास डोमेन। सेम रिलेशन में या सेम डेफिनेशन में मैं A की जगह अगर B पुट कर दूं such that B belongs to B, तो अब क्या हो गया, अब ये सेकंड एलिमेंट को डिफाइन करने लग गया। तो यहां आ गया मेरे पास कि जब सेकंड एलिमेंट की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, रेंज। एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर आपने कोई रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर A, B को डिफाइन कर रखी है, ऑब्वियसली एक नहीं होगा, बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो इस रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है ये हमेशा किसको बताएगा, ये आपका डिनोट करेगा डोमेन, और यही इसका जो सेकंड एलिमेंट है ये इसका क्या डिनोट कर देगा, ये डिनोट करेगा इसका रेंज आपके पास। सो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेन एंड रेंज करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर रिलेशन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं हमको कि एक रिलेशन निकालने को बोलेगा एंड एट द सेम टाइम बोलेगा कि उसी रिलेशन का डोमेन और रेंज भी बताओ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन एग्जांपल लिया कि एक क्वेश्चन हमने डिफाइन किया था, एक रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन से अपने को एलिमेंट्स मिले एंड देन उस एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग मैंने ऑब्जर्व किया कि ये मेरा डोमेन और ये मेरा रेंज है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेन एंड रेंज करस्पॉन्डिंग टू अ रिलेशन। ओके, सो अब रिलेशन का ही नेक्स्ट हम समझते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। थोड़ा रिकॉल करना,
जब हमने सेट पढ़ा था तो सेट में हम लोगों ने समझा था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें मेनली हमने दो टाइप पढ़े थे, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या था, जहां पे हम लोग डायरेक्टली सेट के एलिमेंट को डिनोट करते थे सेपरेटेड बाय कॉमा, वहां पे हम कोई स्टेटमेंट लिखते नहीं थे, कुछ भी नहीं करते थे, सीधे एलिमेंट को लिख देते थे। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट को ना लिखते हुए उसका रिलेशन लिखते थे, दैट इज उसका हम लोग लिखते थे कि वो एलिमेंट कैसे बना है, उसका इक्वेशन क्या है करस्पॉन्डिंग, या उसकी कंडीशन क्या है। सेम वे में यहाँ भी रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, एक एक्स्ट्रा फॉर्म भी इस एरो डायग्राम। ठीक है, तीनों को समझते हैं। समझने के लिए मैंने आपको एक बेसिक सा एग्जांपल से समझा रखा है इस चीज को कि ये होता क्या है। सपोज करो सेट ए है -1, 1 एंड 2, सेट बी है अपने पास 1, 4, 9, 10। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है वो समझना। पहले मैं रोस्टर फॉर्म की बात करता हूँ। कुछ नहीं, जो सेट में था वही सेम है। सेट में क्या था, रोस्टर फॉर्म का मतलब डायरेक्टली एलिमेंट लिखो, कोई कंडीशन नहीं, कुछ फॉर्मूला नहीं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने रिलेशन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रखा है। पहला जो एलिमेंट है रिलेशन का मेरा पहला ऑर्डर पेयर है, इट इज -1, 1, सेकेंड ऑर्डर पेयर इज 1, 1, थर्ड ऑर्डर पेयर इज 2, 4। केयरफुली अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो इस रिलेशन का डोमेन क्या है, -1, 1 एंड 2, विच इज नथिंग बट द कंप्लीट सेट ए। पूरा सेट ए बन गया। इसी रिलेशन का अपने पास रेंज क्या है, रेंज इज 1 and 4 ओनली, विच इज नॉट कंप्लीट सेट बी बट सेट बी का सबसेट है अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रहा होगा, भले ही हम लोगों ने लिखा नहीं कि यहाँ पे ये कैसे बना है, बट कंडीशन दिख रहा है कि जब पहले एलिमेंट को स्क्वायर कर रहे हैं तो सेकंड एलिमेंट बन रहा है। दैट इज -1 का स्क्वायर बिकम्स 1, 1 का स्क्वायर बिकम्स 1, 2 का स्क्वायर बिकम्स 4। अब इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा, तो कुछ नहीं, सेट बिल्डर में हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते थे। सबसे पहले जब हम ब्रेस के अंदर लिखते तो पहले हम लिखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होगा, लाइक दिस, क्या आंसर मिलेगा। जैसे हमने वहां पे क्या लिखा था, एक्स या जो भी वेरिएबल हम सॉल्व कर रहे थे उसको हम लिखते थे। तो यहाँ पे हम लोग a, b ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे सच दैट जो a है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, जो स्मॉल एलिमेंट a है वो बिलोंग करेगा सेट a को, सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट b को। और अब ये आ गया मेरा कंडीशन a² = b। इसी चीज को मैंने एक्सप्रेस कर दिया स्टेटमेंट के फॉर्म में या कंडीशन में, तो ये रोस्टर फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। नाउ इन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, कुछ नहीं सिंपल सा, इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। सेट ए को पहले लिखो एक अपने पास सेट के फॉर्म में लाइक दिस, सेट बी को लिखो सेकंड यहाँ पे, और जो भी आपको एलिमेंट बन रहे हैं उनको डायरेक्टली रिलेट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, रिलेशन में अपने पास क्या क्या था, -1, 1, 1, 2, 4। सो -1 को 1 से रिलेट कर दिया, 1 को 1 से रिलेट कर दिया एंड 2 को 4 से रिलेट कर दिया। इसके थ्रू भी आप रेंज एंड डोमेन प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकते हो। इसको हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो अपना सेट ए है, इसके जो भी एलिमेंट रिलेशन बनाने में काम आए वो होते हैं अपने डोमेन, और सेट बी के जो भी एलिमेंट रिलेशन बनाने में काम आए वो होते हैं रेंज। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्ट ले रहे हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये तीनों एलिमेंट रिलेशन में पार्ट ले रहे थे, तो ये तीनों डोमेन का पार्ट रहेंगे। दैट मींस आपका डोमेन होगा फॉर दिस रिलेशन -1, 1 एंड 2। बट जब हम रेंज की बात करेंगे तो सिर्फ दो ही एलिमेंट पार्ट ले रहे हैं, तो इसका जो रेंज होगा वो सिर्फ होगा अपने पास 1 and 4, जिसको हमने वेरीफाई भी कर लिया था। नाउ एक चीज और समझना, यहाँ पे एक टर्म और भी होता है जिसको हम बोलते हैं कोडोमेन। थोड़ा सा केयरफुल रहो, कंफ्यूजिंग होता है एक्चुअली ये टर्म, बिकॉज आपको लगता है कि डोमेन तो ये था तो कोडोमेन भी इससे रिलेटेड होगा, बिल्कुल नहीं। कोडोमेन इज रिलेटेड टू सेट बी। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया कि सपोज करो सेट बी में जैसे इस केस में हुआ था कि ये दो एलिमेंट रिलेशन के पार्ट बने पर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी थे, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, कोडोमेन का मतलब होता है कंप्लीट सेट बी। अब कंप्लीट सेट बी से मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है, भले ही वो एलिमेंट रिलेशन में पार्ट ले या ना ले, वो हमेशा क्या रहेगा अपने पास, कोडोमेन रहेगा। लाइक हमने अभी क्या बोला कि जो एलिमेंट रिलेशन में पार्ट लेते हैं सेट बी के वो क्या होते हैं, रेंज। पर सारे ही एलिमेंट दैट इज कंप्लीट सेट बी वो हमेशा अपना क्या कहलाएगा, इसी को हम बोलते हैं कोडोमेन। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी क्वेश्चन में वो सेट ए टू बी की जगह अपने पास कोडोमेन देता है, तो अंडरस्टूड है कि जो कोडोमेन है मतलब सेट बी की बात चल रही है। अच्छा, इसी में क्या मैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर सकता हूं। अभी आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि रेंज जो है वो इसमें से ही बनने वाला है, तो देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म कि जो आपका रेंज है वो हमेशा कोडोमेन या उसी का सबसेट रहेगा। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, बिकॉज रेंज जो है वो कोडोमेन के पार्ट में से ही बनने वाला है अपने पास, तो या तो वो खुद अपने पास कोडोमेन होगा या फिर उसी का एक पार्ट होगा। सो रिलेशन से जुड़े हुए तीन इंपॉर्टेंट टर्म,
या 3 इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों अपने पास होते हैं बेसिकली। ठीक है, सो अब रिलेशन का नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। इसको हमने एक तो जगह और पढ़ रखा है, लाइक टोटल नंबर ऑफ सबसेट पढ़ा था, पावर सेट पढ़ा था, उससे रिलेट करते हैं बस खाली। रिलेशन को हमने स्टार्टिंग में डिफाइन कैसे किया? रिलेशन को हमने डिफाइन किया कि जब भी आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो, दैट इज ए क्रॉस बी, तो उससे बनने वाला सबसेट है। अब मैं उसी लॉजिक को यूज करता हूं टू डिफाइन कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बनेंगे। सपोज करो ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? पी। सेकेंड बी एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं अपने को? क्यू। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब ए क्रॉस बी निकालते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे आपके पास? पी क्यू। नाउ अब ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी क्यू है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ये होना चाहिए मेरे पास 2 टू द पावर पी क्यू। थोड़ा सा रिकॉल करना, इसको हमने डिस्कस भी किया था कि सपोज कोई एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट होते थे 2 की पावर n। ठीक है, वैसे ही ए क्रॉस बी भी एक सेट ही हुआ अपने पास, और उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? पी क्यू, जो डिफाइन हुआ अपने पास ए और बी से, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 टू द पावर पी क्यू। एंड हमने रिलेशन की डेफिनेशन में लिखा था कि हर सबसेट एक रिलेशन डिनोट करता है, तो जितने सबसेट बनेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे? रिलेशन। तो सिंपल सा मैं बोलूंगा कि यही 2 पी क्यू डिनोट करेगा टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस। कितने रिलेशन बन सकते हैं ये डिनोट करता है अपने पास 2 टू द पावर पी क्यू। ठीक है, डिफाइन कहां से किया था? कुछ नहीं, ए क्रॉस बी का ही हमने डेफिनेशन या फिर बोलेंगे कि रिलेशन का डेफिनेशन यूज किया, देन ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया, एंड देन उसके अकॉर्डिंग क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी 2 टू द पावर पी क्यू थे, तो उसमें जितने सबसेट ए क्रॉस बी के होते हैं वही अपने क्या हो जाते हैं? रिलेशन। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस भी क्या होंगे? 2 टू द पावर पी क्यू। नाउ ये तो हुआ कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बन सकते हैं, कितने बनते हैं जब दो सेट दे रखे होंगे। नाउ एक इंपॉर्टेंट टर्म और भी है जिसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है, सो अब इसको समझना, आपको नाम से समझ भी रहा होगा कि इनवर्स का मतलब होता क्या था। सपोज करो एक रिलेशन दिया है अपने को आर, ऑब्वियसली हमको पता है कि रिलेशन आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, उसके अंदर से ही बनता है हमेशा। तो एक रिलेशन है जो ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब इसी का जो आर इनवर्स है, सबसे पहले इस आर इनवर्स को हम लोग इससे डिनोट करते हैं आर टू द पावर -1। इट डज नॉट मीन 1 अपॉन आर, बी केयरफुल विद दैट पार्ट। आर इनवर्स का वो एक नोटेशन है बस खाली, उसको हम लिखते हैं हमेशा आर टू द पावर -1 के फॉर्म में, इसको हम आर इनवर्स बोलते हैं। तो अगर रिलेशन आर ए क्रॉस बी का सबसेट था तो इसका इनवर्स बी क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो सपोज ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो आर इनवर्स का जो पेयर होगा वो ए कॉमा बी की जगह बी कॉमा ए हो जाएगा, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। उस चीज को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको कि सपोज अगर मुझे आर दे रखा है और मुझे आर इनवर्स को डिनोट करना है, तो देखो कैसे लिख रखा है। सबसे पहले लिखा है बी कॉमा ए, ऑब्वियसली यही अपना आउटपुट था, बी कॉमा ए सच दैट जो ए कॉमा बी था वो किसको बिलोंग कर रहा था? रिलेशन को, जो एक्चुअल रिलेशन दिया था उसको, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से आ रहा था, सेकंड एलिमेंट बी से, तो इसी का अपना आर इनवर्स क्या बन गया अपने पास? बी कॉमा ए। ठीक है, ये आर इनवर्स इज नथिंग बट, कभी कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज करके टर्म यूज करता है, बट आपको सब रिलेशन की ही प्रॉपर्टी यूज करनी है। नाउ इनवर्स की भी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स रिलेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सपोज ए का रिलेशन बी से है, तो मैं बोलूंगा यही चीज इक्वल होगी बी का रिलेशन या बी आर इनवर्स ए के बराबर। देखना एक्चुअली हुआ क्या, ये ए आर बी जो लिखा है इसका मतलब हुआ कि ए रिलेट होता है बी से, और अब यहां मैंने क्या लिखा है? बी रिलेट होता है ए से थ्रू आर इनवर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्विच हो जाएगा ना ऑब्वियसली। हम लोग क्या करते थे, इनवर्स के केस में उल्टा लिखते थे, तो यहां पर जब मैं इसको रिवर्स लिखूंगा तो ये भी ए कॉमा बी बनेगा, ये भी ए कॉमा बी, दोनों सेम दिखेंगे अपने को। सो ध्यान रखो, जब ए कॉमा बी को आर से रिलेट करते हो और बी कॉमा ए को इनवर्स से रिलेट करोगे तो बी कॉमा ए का इनवर्स क्या बन जाएगा? वापस से ए कॉमा बी हो जाएगा, दैट मींस दोनों सेम चीज दिखेंगे आपको। इसी में एक प्रॉपर्टी और बोल सकते हैं हम लोग, डोमेन ऑफ आर। जो आर के लिए डोमेन था वही
क्या बोलूं आर इनवर्स के लिए रेंज बन गया क्योंकि ए कॉमा बी इंटरचेंज हो गए एंड एट द सेम टाइम डोमेन ऑफ आर इनवर्स ये हो गया मेरे पास रेंज ऑफ आर। सो दोनों के नेचर आपस में इंटरचेंज हो गए बिकॉज ए कॉमा बी इंटरचेंज हुआ था, तो जो आर के लिए डोमेन था वो आर इनवर्स के लिए क्या बन गया रेंज, और जो आर के लिए रेंज था वो आर इनवर्स के लिए क्या बन गया डोमेन। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी, कभी भी आप इनवर्स का वापस इनवर्स ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड। पहले ए कॉमा बी था रिलेशन में, इनवर्स लिया तो क्या हो गया बी कॉमा ए, वापस से इनवर्स लिया तो वापस क्या बन जाएगा ए कॉमा बी, मतलब आर इनवर्स का इनवर्स विल गिव यू ओरिजिनल रिलेशन आर। सो दिस वाज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स रिलेशन। देखो अलग से कुछ नहीं है, रिलेशन जो हमने देखा था ना उस रिलेशन के थ्रू ही इसको सॉल्व करना है। सिर्फ बी केयरफुल विद द साइन कि कहीं पे अगर आर इनवर्स लिखा है तो आपको रिलेशन को रिवर्स करना है, बाकी सब प्रॉपर्टीज अपने पास सेम चलेगी। ओके सो अब हम लोग जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द रीजन बीइंग कि ये जो मैंने टाइप या जो हेडिंग लिख रखी है इसके बेस पे क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में मिलेंगे, सो बी केयरफुल विद दिस पार्ट। यहां हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। मैंने कुछ बेसिक टाइप को छोड़ दिया है, मतलब आई होप के अंडरस्टूड है। लाइक मैं आपसे बोलूंगा वॉइड रिलेशन, क्या मतलब होगा उसका। सो वॉइड का मतलब हमने पढ़ रखा था वॉइड में एम्प्टी, जहां पर रिलेशन बन ही नहीं रहा है। ऐसा एक भी केस पॉसिबल नहीं है जहां पर रिलेशन बने तो वॉइड रिलेशन। मैंने बेसिक केस को छोड़ दिया है, मैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला टाइप है अपने पास रिफ्लेक्सिव। वर्ड से याद रखो बेटर रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूज होते हो बिकॉज यहाँ पे मेनली स्टूडेंट प्रॉब्लम ये होता है कि उनको तीनों चीजें पता होती हैं बट मिक्सअप करते हैं कि कौन सा क्या। सो इनको वर्ड से ध्यान रखो बस खाली। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा। रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है वो मैंने डिराइव किया सपोज रिफ्लेक्शन से, ठीक है। अब नाउ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज मैं मिरर में खुद को देख रहा हूं तो मुझे रिफ्लेक्शन में क्या दिखेगा, मेरा खुद का रिफ्लेक्शन दिखेगा, दैट मींस सेम ऑब्जेक्ट दिखेगा। वही चीज यहां भी एप्लीकेबल है। जब हम लोग बात करते हैं सेट ए और सेट बी का, तो डोमेन को डिफाइन करते हुए मैंने आपको बताया था कि सेट ए अपना इनपुट होता है, मतलब आप क्या चीज देख रहे हो। सो जब सेट ए अपना इनपुट है तो उसको आउटपुट में बोलूंगा कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब सिंपल सा होता है, अगर किसी भी रिलेशन में ए और बी दो सेट आपको दिख रहे हैं तो हमको सिर्फ सेट ए को ऑब्जर्व करना है। इनफैक्ट ए के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे यहां मैंने लिखा हुआ है आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए हमेशा रिलेशन का पार्ट रहेगा फॉर ऑल द एलिमेंट्स ए जो किसको बिलोंग करेंगे, फर्स्ट सेट ए को। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, सपोज करो अपने पास एक ए सेट है विच इज 1 2 3 4। नाउ मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं अंडर द कंडीशन कि रिलेशन ए टू ए डिफाइन हुआ। ऐसा भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ए टू बी डिफाइन हो, ए टू ए डिफाइन हुआ मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी ए को ही बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट भी ए को ही बिलोंग कर रहा है। सो मैं यहां पे एक रिलेशन लिख रहा हूं, लेट अस से 1 1 1 3 2 2 2 4 3 4 4 4। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट आपका जो रिलेशन दिया है ये ए टू ए बिलोंग कर रहा है बिकॉज इसके सारे फर्स्ट एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं, इसी के सारे सेकंड एलिमेंट भी ए को बिलोंग कर रहे हैं। बट नाउ इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे हमने बोला कि रिफ्लेक्शन में जब खुद को देखते हो मिरर में तो खुद का ही रिफ्लेक्शन खुद ही दिखते हो, सेम ऑब्जेक्ट बेसिकली। सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है। जब 1 2 3 4 को मैं ऑब्जर्व करूं तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज कि 1 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब खुद का खुद से रिलेशन। 2 2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, 3 3 एंड 4 4। अगर इस रिलेशन को मैं ऑब्जर्व करूं तो 1 1 तो एग्जिस्ट कर रहा है, 2 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 4 4 भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे 3 3 मिसिंग है। तो मैं बोलूंगा दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बट सपोज करो अब मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं, 3 4 की जगह मैं यहाँ पे 3 3 लिख दिया। अब इसको ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे अपने पास 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट मींस नाउ दिस आर बिकम्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक से और समझने में कंफ्यूजन रहता है नॉर्मली आपको कि सर रिफ्लेक्सिव में तो खाली ए कॉमा ए एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। ए कॉमा ए के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी तो हो सकते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं है। लाइक जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, द मैंडेटरी कंडीशन इज कि हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, उसका किसी और से रिलेशन है कि नहीं डजंट मैटर, हो भी सकता है और नहीं भी, बट रिफ्लेक्सिव के लिए खुद से रिलेशन होना मैंडेटरी है। लाइक यहाँ पे हुआ
1,1, 2,2, 3,3 and 4,4 खुद से रिलेशन हुआ। उसके अलावा देयर आर टू मोर एलिमेंट व्हिच इज 1,3 and 2,4, बट ये एक्स्ट्रा है, डजंट केयर, बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या थी अपने पास कि खुद से रिलेशन होना चाहिए। सो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब उसके इनपुट सेट या उसका सेट ए का हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज a, एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड टर्म, सिमेट्रिक, वेल नोन टर्म। सिमेट्रिक का मतलब क्या था अपने पास, जो अपने को सिमेट्रिक वे में रिलेशन मिलता है उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा कि सपोज किसी रिलेशन के अंदर a, b एग्जिस्ट करता है, लाइक a सेट a को बिलोंग करता है, b सेट b को बिलोंग करता है, तो उसी का सिमेट्रिक पार्ट दैट इज b, a भी एग्जिस्ट करना चाहिए अपने पास। सो ऐसे सब रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर मैं ऑब्जर्व करूं, इस रिलेशन को देखता हूं, ठीक है, 1,1 इज ऑब्वियसली सिमेट्रिक बिकॉज 1,1 को अगर रिवर्स भी करोगे तो सेम बनेगा, तो वो लिखा हुआ है अपने पास। बट अगर मैं यहां ऑब्जर्व करूं 1,3, तो फिलहाल तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, बिकॉज 1,3 अगर है तो यहाँ पे 3,1 भी होना चाहिए था, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। एक सिंपल सा इसी सेट को लेते हुए या वापस आई कैन राइट, सपोज सेट ए मैंने लिखा 1, 2, 3, अगेन आई एम डिफाइनिंग अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको a टू a ही मिलेगा, a टू b भी हो सकता है, बट मैं सिंपल से मैं a टू a लिख रहा हूं। और अब मैं रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूं, 1,1, 2,1, 2,2, 2,3, 1,2, 3,3 एंड 3,2। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं। रिलेशन में आपको बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे हैं। सबसे पहले जो रिलेशन में लिख रखा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सेट में एलिमेंट क्या था, 1, 2, 3। क्या 1 का खुद से रिलेशन है, 1,1 बिल्कुल है। 2 का खुद से रिलेशन है, 2,2 बिल्कुल है। 3 का खुद से रिलेशन 3,3 वो भी दिख रहा है। ठीक है, नाउ ये जो रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट थे ना, ये हमेशा सिमेट्रिक होंगे ही होंगे। अंडरस्टूड, a, b, b, a, यहाँ तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों सेम ही हो गए, a इक्वल टू b। सो मुझे बाकी एलिमेंट्स को चेक करना है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एलिमेंट 2,1। 2,1 का सिमेट्रिक पार्ट क्या होना चाहिए, तो इट शुड बी 1,2। सो इसलिए ये दोनों सिमेट्रिक हो गए आपस में। नाउ नेक्स्ट इज 2,3, इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होना चाहिए था, 3,2। ये दोनों भी सिमेट्रिक हो गए। क्या कोई एलिमेंट ऐसा बचा जिसका खुद का सिमेट्रिक पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं। सो दिस रिलेशन ये होगा अपने पास सिमेट्रिक। एट द सेम टाइम ये रिफ्लेक्सिव भी है, तो इस रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों बोल सकता हूं अपने पास। नाउ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टर्म जहां मिस्टेक भी करते हो, दैट इज थर्ड पार्ट। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इज राइट फ्रॉम ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हुआ अपने पास, तो कैसे हुआ वो समझना। सपोज करो एक एलिमेंट है a, b जो रिलेशन r को बिलोंग करता है। दूसरा एलिमेंट है b, c वो भी रिलेशन r को ही बिलोंग करता है। ध्यान रखना यहाँ पे क्या हुआ, पहले a अपना डोमेन था, b रेंज था, बाद में b डोमेन हो गया, c रेंज हो गया। सो उसी रिलेशन के अंदर a, c भी एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। इन दैट केस इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम a, b एंड b, c टू a, c। तो ये रिलेशन अपना काउंट होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। एक सिंपल सा एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। अगेन आई एम डिफाइनिंग अ रिलेशन फ्रॉम a टू a। I'll assume set A as 1, 2, 3. Now, अब सपोज रिलेशन मैंने लिखा हुआ है एक रैंडमली 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 3। सिंपल सा 4 एलिमेंट लिखे बस खाली। नाउ इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये ट्रांजिटिव आपको कब चेक करना है वो केयरफुल रहो, जब आपको ऐसे दो एलिमेंट दिखे जिनका एक एलिमेंट का रेंज और दूसरे का डोमेन दोनों सेम हो, तब इसको हम चेक करेंगे। ऐसा केस मुझे यहाँ पे कहां मिल रहा है चेक करना। फर्स्ट एलिमेंट को ऑब्जर्व करो तो इसका रेंज और इसका डोमेन दोनों सेम है। 1, 2 एंड 2, 3 दोनों मिलकर क्या बनना चाहिए, 1, 3 बनना चाहिए। एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखता हूं। नेक्स्ट अपने पास क्या ऐसा और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, आप चेक करना चाहो तो इसका रेंज और इन दोनों का डोमेन दोनों सेम है। बट यहाँ पे एक चीज केयरफुल रहो, बिकॉज ये अपने पास रिफ्लेक्सिव का काइंड ऑफ पार्ट है। 1, 1 जो है वो सिंपल खुद का रिलेशन हो गया, तो ये हमेशा ट्रांजिटिव रहेगा। कैसे रहेगा वो देखो। 1, 1 और 1, 2 दोनों से मिलके क्या बनना चाहिए था, वापस 1, 2, बिकॉज ये दोनों सेम हो गया तो आंसर 1, 2 आना चाहिए, और वो तो ये खुद ही रहेगा। सेम 1, 1 और 1, 3
1,1 1,3 दोनों से मिलकर क्या बनना चाहिए था, अगेन 1,3 सेम रहेगा। तो इस रिलेशन को मैं बोल दूंगा कि अब ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। सिंपल सा, जब किसी रिलेशन के अंदर a, b और b, c दोनों एग्जिस्ट करते हो तो उसी के अंदर a, c भी एग्जिस्ट करना चाहिए। बी केयरफुल कि जो आपके पास दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें एक का रेंज और दूसरे का डोमेन दोनों सेम होना चाहिए। देन इन दैट केस जो उनके बचे हुए पार्ट्स हैं, लाइक फर्स्ट का आपने रेंज यूज किया तो फर्स्ट का डोमेन और सेकंड का डोमेन यूज किया तो उसका रेंज मिला के एक नया एलिमेंट बनता है, वो रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। सो दिस वाज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पार्ट ऑफ रिलेशन। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीन टर्म को हम डिफाइन करते थे। सो अगर कोई रिलेशन, इफ अ रिलेशन is reflexive, comma symmetric and transitive. If a relation is reflexive, symmetric and transitive, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक सिंपल सा केस वहां पे लिख देता हूं ताकि आपको ऑब्जर्व करना इजी रहे। अगेन सेट ए लिया है मैंने 1 2 3, रिलेशन जो है वो a टू a डिफाइन हो रहा है और अब रिलेशन के मैं आपको एलिमेंट्स लिख के दे रहा हूं 1,1 1,2 2,2 2,3 3,3 1,3। दैट्स इट। अब एक बार चेक करते हैं कि रिलेशन अपने पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है या नहीं। ठीक है, सेट ए था अपने पास 1 2 3, सो 1,1 2,2 3,3 होना चाहिए फॉर द रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव। 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है। नाउ अबाउट द सिमेट्रिक पार्ट, सो फिलहाल ये सिमेट्रिक अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 1,2 2,3 1,3 इनके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है। सो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और एडिट कर देता हूं मैं। लेट अस से यहां पे मैं लिख रहा हूं 2,1 3,2 एंड 3,1। अब ये जो अपने पास रिलेशन बना है ये मैं बोलूंगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही हो गया बाय डिफॉल्ट। क्यों, उसका रीजन भी समझना। जब ए से ए को लिंक कर रहे थे तो ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे, 3। जब ए क्रॉस ए निकालेंगे तो कितने एलिमेंट बनना चाहिए थे, 9, और रिलेशन उसका सबसेट होता है। पर यहाँ पे आपको 9 एलिमेंट मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी चेक कर लो, हर चीज ट्रू आएगी। रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी ट्रू आ चुका है, आप सिमेट्रिक पे आते हैं। सो 1,2 का सिमेट्रिक 2,1, 2,3 का सिमेट्रिक 3,2, 1,3 का सिमेट्रिक 3,1 सिमेट्रिक हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब चेक करते थे हम लोग, इन दिस केसेस 1,2 एंड 2,1, इसका रेंज और इसका डोमेन सेम हो गया तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1,1 एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। नाउ 1,2 एंड 2,3, सो क्या आना चाहिए 1,3, ये भी एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली 1,3 एंड 3,2, तो इन दोनों से बनना चाहिए 1,2, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। 1,3 एंड 3,1 इनसे बनना चाहिए 1,1, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो इसको मैं बोल दूंगा इट इज नथिंग बट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है तो इसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस। नाउ एक एग्जांपल लिखते हैं सिंपल सा। मैंने आपको डोमेन का एग्जांपल दिया है, हमको बोला है कि ये जो सेट लिखा हुआ है, ये या रिलेशन जो लिख रखा है, इस रिलेशन का डोमेन में कितने एलिमेंट होंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। नाउ अब यहां जो अपने को रिलेशन दे रखा है वो रोस्टर फॉर्म में नहीं है, इट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि पहले हम क्या निकालें, इसको कन्वर्ट कर दे रोस्टर फॉर्म में, और फिर हम देख सकते हैं कि उसकी डिस्टिंक्ट फर्स्ट एलिमेंट कितने आ रहे हैं, उससे वी कैन इजीली कमेंट कि इसका अपने पास डोमेन क्या होगा। ठीक है, नाउ अब एक इक्वेशन पे फोकस करना आपको दे रखा है। इक्वेशन इज x² प्लस y² इक्वल टू 16 विद वन मोर कंडीशन कि x और y दोनों जो हैं वो बिलोंग करते हैं z को। z मतलब इंटीजर, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी 0। ठीक है, सो x y दोनों ही z को बिलोंग करते हैं। नाउ अब अपने पास मुझे देखना है कि ऐसे x y की कितने वैल्यू है विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, रिलेशन। हमेशा स्क्वायर का केस अगर होगा तो स्टार्ट विद 0 से स्टार्ट करो, किसी भी एक वैल्यू को आगे शिफ्ट करते जाओ। सो सपोज मैंने x को पुट किया 0, इफ x इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशन क्या बनेगा, y² is 16, दैट मींस y इक्वल टू
प्लस माइनस 4, दो केस तो मुझे यहां मिल गए 0,4 एंड 0,-4। नाउ 0 के बाद नेक्स्ट क्या आता है अपने पास 1। अगर x इक्वल टू 1 पुट किया तो y स्क्वायर 15 आ जाएगा। y स्क्वायर 15 मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15, जो अलाउड नहीं होगा बिकॉज रूट 15 इज नॉट अ इंटीजर, तो x इक्वल टू 1 हो नहीं सकता। मूविंग ऑन टू x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 2 मतलब 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। y स्क्वायर 12 हुआ, अगेन y इक्वल टू रूट 12 इज ऑल्सो नॉट एन इंटीजर, तो y इक्वल टू वही पॉसिबल नहीं रूट 12। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, x इक्वल टू 3 पुट किया तो 9, 16 माइनस 9 बिकम 7, y इक्वल टू रूट 7, अब ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पुट किया तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 16 0, y इक्वल टू 0 हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम x इक्वल टू सिर्फ 4 नहीं, प्लस माइनस 4 दोनों चलेंगे बिकॉज स्क्वायर है, प्लस 4 भी पुट कर सकते हैं माइनस 4 भी, और दोनों ही केस में y का आंसर क्या आएगा अपने पास 0। नाउ अब मैं x की वैल्यू 4 से बड़ी पुट नहीं कर सकता बिकॉज अगर x को 4 से बड़ा कुछ भी पुट किया तो y स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, दैट मींस ये इमेजिनरी में चला जाएगा। सो इसीलिए अपने पास ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ऑब्जर्व करूं इन अ रिलेशन तो मुझे क्या मिल रहे हैं समझना। फर्स्ट केस आपके पास जो मिला था वो था 0,+4, सो इसको मैंने लिखा 0,4। नेक्स्ट जो मुझे मिला है दैट इज 0,-4, तो सेकंड केस हो गया अपने पास 0,-4। थर्ड वाज 4,0, so third is 4,0 and the last one was -4,0। so जो रिलेशन अपने को दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद द क्वेश्चन वाज कि इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा। डोमेन को हमने डिफाइन कैसे किया था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को ऑब्जर्व करूं तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट की कितने आपको कॉम्बिनेशन है, कितने वैल्यूज दिख रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट 0, 0, 4 एंड -4, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो आई कैन सिंपली से इसका जो डोमेन है वो होगा अपने पास 0, 4 एंड -4। द क्वेश्चन वाज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन ऑफ R ये हो जाएगा अपने पास 3। सो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए क्या यूज किया, क्वेश्चन को सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट किया एंड देन डोमेन का कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई कर दिया इसको। ओके, सो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिलेशन हमने डिस्कस किया। पहला एग्जांपल जो लिखा है दैट इज काइंड ऑफ अ थ्योरेटिकल एग्जांपल, समझने का ट्राई करना। क्या बोला है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। सपोज एक बोर्ड का प्लेन कंसीडर करो, तो इसके अंदर you will have infinite straight lines। now आगे कंडीशन दी है, two lines L1 and L2 are said to be related by a relation L1 is parallel to L2। ठीक है, दो लाइन इसी प्लेन में से हमको पता है कि इस बोर्ड के प्लेन में इनफाइनाइट लाइंस एग्जिस्ट करेंगी, उनमें से कोई भी दो लाइन को पिक किया अंडर दी कंडीशन कि दोनों पैरेलल होनी चाहिए। नाउ अब हमको डिफाइन करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है। देखो कैलकुलेशन कुछ नहीं है इस पार्ट में, सिर्फ हमको लॉजिकल सोच के आंसर करना है कि अपने पास रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या था, सिमेट्रिक का मीनिंग क्या था एंड ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या था। स्टार्टिंग विद फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब था कि जो इनपुट सेट है दैट इज सेट ए, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। नाउ यहाँ तो आपको फर्स्ट एलिमेंट कुछ दिख नहीं रहा है, इनफैक्ट कुछ आपको ऑर्डर्ड पेयर सेट नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा ये स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा है related by a relation L1 is parallel to L2। That means L1 आपका डिनोट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट एंड L2 डिनोट कर रहा है सेकंड एलिमेंट। अब सपोज एक लाइन L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो क्या L1 खुद के पैरेलल काउंट करोगे, तो हाँ बिल्कुल, जब दो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं तो उसको हम पैरेलल भी बोल देते हैं। सो सेम यहाँ पे मैं बोलूंगा कि L1 जो आपका फर्स्ट जितनी भी लाइंस होंगी वो सब खुद से तो पैरेलल होंगी सही, दैट मींस वो सब रिफ्लेक्सिव होंगे ही होंगे फॉर श्योर, बिकॉज कभी भी जब आप दो लाइंस की बात करते हो, दो लाइंस अगर कोइंसिडेंट हो गई तो वो आपस में पैरेलल भी होती है। सो इसीलिए अपना फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर a, b है तो b, a भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई कैसे कर रहे हैं वो समझना। कंडीशन दी थी कि L1 इज पैरेलल टू L2, सो
L1 is parallel to L2 को अगर मैं सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करूं, सो L2 is parallel to L1, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑब्वियसली अगर दो लाइंस को आप डिस्कस कर रहे हो जिसमें फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल है, तो सेकंड भी तो फर्स्ट के पैरेलल हो गया। सो बाय डिफॉल्ट ये रिलेशन सिमेट्रिक भी बन गया बिकॉज ऑफ द कंडीशन कि a कॉमा b एग्जिस्ट कर रहा है और साथ में b कॉमा a भी एग्जिस्ट करेगा। जब L1 L2 के पैरेलल हुआ तो L2 भी L1 के पैरेलल हो गया। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, द थर्ड ऑप्शन व्हिच इज ट्रांजिशन, इसको हमने डिस्कस कैसे किया था कि सपोज a कॉमा b रिलेशन का पार्ट है, b कॉमा c रिलेशन का पार्ट है, तो a कॉमा c भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। अब इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई कैसे कर रहा हूं वो समझना। पहले मैंने केस लिया L1 is parallel to L2, ये अपना एक केस हो गया। सेकंड मैंने बोला L2 is parallel to L3, मतलब मैंने क्या किया, फर्स्ट का रेंज और सेकंड का डोमेन दोनों को सेम बना दिया। L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, तो क्या आई कैन से L1 भी L3 के पैरेलल होगा? सो ऑब्वियसली समझना इस चीज को। सबसे पहले मैंने बोला L1, ये लाइन 1 हो गया, इट इज पैरेलल टू L2, ये लाइन 2 हो गया, और L2 इज पैरेलल टू L3, लाइन 3 हो गया। तो 1 और 3 में क्या रिलेशन होगा? तो ऑब्वियसली ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल, मतलब ये ट्रांजिशन की या ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो A B C, इनफैक्ट B भी करेक्ट है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन सिंगल करेक्ट की फॉर्म में बोला है तो आई वुड से द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। बट अगर वही चीज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में पूछ ली गई है तो ए बी सी डी चारों ही करेक्ट है, बिकॉज रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और इन तीनों की कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। बट अगर सिंगल करेक्ट पे जाओ मोस्ट प्रिसाइज ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सो कभी कभी रिलेशन में हमको इस टाइप की क्वेश्चन भी मिलते हैं जो प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेंगे, बट मोर और लेस इन तीनों टर्म्स का डेफिनेशन सेम चलेगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब वही था रिफ्लेक्शन, सिमेट्रिक का मतलब कि सिमेट्रिक एलिमेंट आने चाहिए, ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांजिशन के बाद भी एलिमेंट सेम रहना चाहिए। नाउ ये था क्वेश्चन बेस्ड अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यूज। अब यहाँ पे आते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज पे क्वेश्चन बेस्ड कैसा आता है अपने पास। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है मैंने, लेट आर बी अ रिलेशन, अगेन गोइंग x, y ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आंसर आएगा, जहां पे x और y दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं, सेट A को अंडर द कंडीशन x प्लस y इक्वल टू कितना है 5, दोनों एलिमेंट का सम आपका होना चाहिए 5, और A सेट क्या दिया अपने को 1 2 3 4 5, देन वी हैव टू पिक द करेक्ट ऑप्शन। अब समझना, मुझे ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने हैं जहां पे x प्लस y का सम क्या आ जाए मेरे पास 5, अंडर द कंडीशन की सभी वैल्यू 1 से लेकर 5 तक ही लाई करनी चाहिए। सो स्टार्टिंग विद दिस रिलेशन डायरेक्टली इसको हम फॉर्म कर सकते हैं। सपोज स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 1, अगर x को 1 लिया तो y को क्या होना पड़ेगा 4 टू मेक दिस सम 5। सपोज x को 2 ले लिया, x को 2 लिया तो y को क्या होना पड़ेगा 3 टू मेक दिस सम 5। सपोज x को 3 लिया, x अगर 3 हो गया तो y को होना पड़ेगा 2, अगेन जैसे सम 5 हो जाएगा। नेक्स्ट इज x को 4 ले लिया तो y हो जाएगा अपने पास 1, अगेन इससे भी सम 5 हो जाएगा, और अगर x को 5 लिया तो y 0 होना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में था ही नहीं। तो बेसिकली यही अपना रिलेशन बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। नाउ एज पर द ऑप्शन, अगर अपने से वापस कोई पूछा है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव, अब हम तीनों पे कमेंट कर देते हैं। सो अब हम कमेंट करते हैं कि तीनों में से कौन सा पार्ट रहेगा। स्टार्टिंग विद रिफ्लेक्सिव, तो आई वुड से रिफ्लेक्सिव तो ये हो ही नहीं सकता। द रीजन वाज कि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन था कि हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट थे जिसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड 5, 5 एग्जिस्ट करना चाहिए था। आई वुड से मेरे आंसर में एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फॉर श्योर ये रिफ्लेक्सिव नहीं। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या था, अगर a, b आए तो b, a भी आना चाहिए। सो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1, 4 एंड 4, 1 दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है, 2, 3 एंड 3, 2 ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मींस ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया है। विद दीस 4 एलिमेंट जितने भी है वो आपस में सिमेट्रिक है, इसलिए ये रिलेशन अपना हो गया है सिमेट्रिक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव अगर मैं ऑब्जर्व करूं, सो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन था मेरे पास कि एक एलिमेंट या फर्स्ट आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका रेंज और सेकंड का डोमेन दोनों मैच करना चाहिए, जो मुझे मैच कर रहे हैं 1, 4 एंड 4, 1 पे। 1, 4 और 4, 4, 1 इन दोनों से मिलकर क्या बनना चाहिए था 1, 1, बट 1, 1 सेट का पार्ट है ही नहीं। सो बेसिकली ये आपका जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आई वुड से इसका आंसर ऐसा होगा नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, बट सिमेट्रिक, विच इज ऑप्शन सी। यहाँ पे लिखा है ओनली सिमेट्रिक, तो ये रहेगा अपना आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा कि थ्योरेटिकली चेक कैसे करते हैं कि अपने पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है, एंड सेकंड में
बाय यूजिंग दी वैल्यूज, जहां पे हम डिसाइड करते हैं बाय दी मैथमेटिकल कंडीशन कि अपने पास कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव कैसे होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट विच इज फंक्शन, कि रिलेशन को फंक्शन से लिंक कैसे करना। थैंक यू।